बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इसके आगे के एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा। यूट्यूब के आगे के एपिसोड वहाँ पर मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। 3-4 सीरीज़ के डालूँगा और मैं उधर नहीं और रूथलेस तो कंफर्म में वहाँ पर अपलोड करूँगा सेपरेट सीरीज़ में। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सागा सीरीज़ में एप्लीकेशन में अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा काम ख़त्म हो चुका एप्लीकेशन का। 1-2 दिन में बढ़िया अपडेट एक आ जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पर डालना शुरू कर दूँगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एपिसोड इसके आगे के यूट्यूब के। और स्टार्टिंग के एपिसोड का भी मैं अपलोडिंग का एक पर्सन हायर कर रखा है मैंने। अब वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एपिसोड 1 से वो डेली अपलोड करता रहेगा 20-20 मिनट के। एंड और कंप्लीट कर देगा सीरीज़। अच्छी वॉइस होगी वाली स्टार्टिंग से एपिसोड की। बाकी जिसको इसके आगे के एपिसोड सुनना है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर एपिसोड नंबर के बाद में वहाँ पर वो टाइटल लिख दूँगा मैं, तो वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। और डेली एपिसोड यहाँ पर भी मैं इसको शेड्यूल करूँगा तो यहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा और वहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा। दोनों जगह आपको डेली एपिसोड 30 मिनट के आएंगे एपिसोड सारे। वो आपको मिल जाएंगे देखने को। इस निर्णय से वहां मौजूद लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कोई निराश था, कोई ईर्ष्या कर रहा था, कोई जल रहा था और कुछ लोग खुशी से झूम उठे। सबसे ज्यादा खुश नाइन्थ पीक के शिष्य थे और तुरंत ही वहां जयकारों की गूंज उठी। बबीता दौड़कर आरव के पास आई। वह अपने बड़े भाई की सफलता से बेहद खुश थी और साथ ही मुंह में पानी भरकर जैसे सामने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख रही हो। उसने कहा कि अब तो उसे अच्छी दावत देनी ही पड़ेगी। पलक, प्रीतम और बाकी लोग भी बहुत प्रसन्न थे और आरव की सफलता पर खुश थे। दूसरी ओर ग्रेस और वनराज के दिल गुस्से और नफरत से भरे हुए थे, लेकिन वे कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सके। दूसरे शिष्यों के सामने वे भले ही ऊंचे पद पर हों, लेकिन सेक्ट मास्टर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। इसी समय दूर से एक तेज और घमंडी आवाज सुनाई दी। वनीता को अपमानित करते हुए कहा गया कि वह अब और भी निकम्मी हो गई है जो ऐसे बेकार इंसान को अपना पर्सनल डिसाइपल बना रही है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए और सभी ने उस दिशा में देखा। 4 लोग तेजी से उड़ते हुए आए और पलक झपकते ही सामने खड़े हो गए। सबसे आगे एक लाल कपड़ों में महिला थी। वह पलक और जीनत जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी आकर्षक थी। उसका शरीर बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी और खतरनाक चमक थी। उसके पीछे 2 आदमी और एक महिला खड़े थे। तीनों की आभा बेहद शक्तिशाली थी और साफ था कि वे ग्रेट इमॉर्टल स्तर या उससे ऊपर के थे। आरव ने उस महिला को देखा तो उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। वह उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उसकी आभा पलक से भी ऊपर महसूस हो रही थी और विनीता से भी बहुत दूर नहीं थी। कई युवा शिष्य उसे देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि वह कौन है जो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में इतनी बेअदबी कर रही है। मयंक और नदीम के चेहरे भी बदल गए। पलक ने आश्चर्य से उसे सेकंड सीनियर सिस्टर कहकर संबोधित किया और पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है। लेकिन उस महिला ने गुस्से में उसे डांट दिया और कहा कि उसे सीनियर सिस्टर कहने का कोई अधिकार नहीं है और उसका इस सेक्ट से कोई संबंध नहीं है। आरव पूरी तरह उलझ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला कौन है। तभी बबलू ने उसे गुप्त रूप से बताया कि उसका नाम राशि है। वह पुराने सेक्ट मास्टर की बेटी थी, सेक्ट मास्टर की जूनियर सिस्टर और ग्रैंड एल्डर की सीनियर सिस्टर थी। अब आरव को समझ आया कि मामला क्या है। बबलू ने आगे बताया कि राशि बेहद घमंडी और अहंकारी थी। उसे हमेशा लगता था कि वही सेक्ट मास्टर बनने की हकदार है। जब वनीता को सेक्ट मास्टर बनाया गया तो वह पागल हो गई और उसने हत्या की कोशिश भी की। इस पर पुराने सेक्ट मास्टर ने उसे सेक्ट से निकाल दिया। तब से वो समय समय पर वापस आकर चुनौती देती रही, लेकिन हर बार हारती रही। ये सब सुनकर आरव को समझ आ गया कि यह महिला एक निष्कासित शिष्या है, इसलिए उसका व्यवहार इतना उग्र है। तभी राशि ने आरव की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा और विनीता का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि उसकी मां ने बहुत बड़ी गलती की थी जो सेक्ट की जिम्मेदारी वनीता को दी और अब तो उसने एक बेकार व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया है। विनीता ने शांत स्वर में कहा कि इतनी बार हारने के बाद भी वो क्यों नहीं समझती और फिर से क्यों आई है। राशि ने कहा कि इस बार वो खुद नहीं लड़ेगी। विनीता ने पूछा कि फिर क्या करेगी। राशि ने कहा कि वो शिष्यों की ताकत की तुलना करेगी। उसने अपने पीछे खड़े 3 युवाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उसके 3 पर्सनल डिसाइपल्स हैं।
यदि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का कोई भी शिष्य जिसकी उम्र 300 साल से कम हो इन तीनों को हरा दे तो वह हार स्टैंडर्ड हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं जीत पाया तो वनीटा को सेक्ट मास्टर का पद छोड़ना होगा। पलक ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन राशि ने उसे चुप करा दिया। उसने सीधे वनीटा को चुनौती दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो मुकाबला करे। विनीता ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की लेकिन राशि नहीं मानी। आखिरकार विनीता ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर राशि ने अपने एक शिष्य को आगे बुलाया। उसका नाम जसवंत था। उसने घमंड से कहा कि वह सबको हरा देगा और अपने गुरु का बदला लेगा। उसकी आभा अचानक फैल गई और सबने महसूस किया कि वह ब्रॉन्ज रेल्म वाई ग्रेट इमॉर्टल स्तर पर है और काफी मजबूत है। ये देखकर सभी के दिल बैठ गए। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में ताकतवर लोग जरूर थे लेकिन 300 साल से कम उम्र में इतना मजबूत होना बहुत दुर्लभ था। तभी सभी की नज़र पूरव पर गई क्योंकि वही सबसे मजबूत था और ग्रेट इमॉर्टल स्तर पर था। लेकिन पूरव ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा और आगे आने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह अपने पैरों को घूरता रहा जैसे उसे इस लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं हो। पूरव ही नहीं, सचिन भी वैसा ही था। उसने मन ही मन सोचा कि जब सेक्ट मास्टर ने उसे नहीं चुना और आरव को अपना शिष्य बना लिया तो अब वही देखेगा कि वे लोग इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। दोनों ही चाहते थे कि आरव मैदान में उतरे और वहीं मारा जाए ताकि उन्हें फिर से मौका मिल सके। मयंक ने ठंडे स्वर में पूछा कि सेक्ट के लिए कौन लड़ेगा। लेकिन जब सबसे ताकतवर दो लोग ही पीछे हट गए तो बाकी सब भी चुप रहे। इसी सन्नाटे में एक ठंडी आवाज गूंजी। हेजल आगे बढ़ी और बोली कि वह लड़ेगी। वह आरव से ईर्ष्या नहीं करती थी, उल्टा वह उसकी मदद से ही ग्रेट इमॉर्टल बनी थी, इसलिए उसके मन में आभार था। वह जसवंत के सामने खड़ी हो गई और खुद को चुनौती देने के लिए तैयार कर लिया। जसवंत ने उसे हल्के में लिया और तुरंत हमला कर दिया। उसका मुक्का बिजली की ताकत से भरा हुआ था और हवा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। हेजल ने भी जवाब में हमला किया। उसकी बर्फ की शक्ति फैल गई और चारों तरफ ठंड छा गई। दोनों के मुक्के टकराए और जोरदार धमाका हुआ, लेकिन टकराव के बाद साफ था कि हेजल थोड़ी कमजोर पड़ रही है। जसवंत ने बिना रुके फिर से हमला किया। इस बार हेजल ने तलवार निकाली और तेज वार किया। लेकिन जसवंत ने अपने दो बड़े हथौड़े निकाल लिए और बिजली की जाल बनाकर सारे वार रोक दिए। इसके बाद उसने और भी शक्तिशाली बिजली का हमला किया। हेजल ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन आखिरकार वह पीछे धकेल दी गई। काफी देर तक लड़ने के बाद वह हार गई। वह जमीन पर गिर गई और उठने की कोशिश करती रही लेकिन ताकत खत्म हो चुकी थी। बबीता दौड़कर आई और उसे संभाला। हेजल के चेहरे पर हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी पायल आगे बढ़ी और उसने भी लड़ाई की चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन उसकी स्थिति भी वही रही। कुछ देर तक लड़ने के बाद वह भी हार गई और बिजली के वार से दूर जा गिरी। अब माहौल पूरी तरह भारी हो गया। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट लगातार 2 मुकाबले हार चुका था। राशि जोर जोर से हंसने लगी और सबका मजाक उड़ाने लगी। उसने कहा कि पूरे सेक्ट में कोई भी काबिल नहीं है और वे उसके 3 शिष्यों के सामने कुछ भी नहीं है। तभी ग्रेस आगे बढ़ा और उसने चालाकी से बात घुमाई। उसने कहा कि ये सब सामान्य शिष्य हैं, सेक्ट मास्टर के पर्सनल डिसाइपल नहीं हैं, इसलिए इनकी हार का मतलब कुछ नहीं। फिर उसने आरव की ओर इशारा किया और कहा कि उसे लड़ने दिया जाए। उसने आरव की खूब तारीफ की लेकिन असल में वह उसे मरवाना चाहता था। सब जानते थे कि आरव की असली ताकत लड़ाई में नहीं है। लेकिन ग्रेस की बात इतनी सही लग रही थी कि कोई सीधे विरोध नहीं कर सका। तभी विनीता ने खुद निर्णय सुना दिया। उसने शांत स्वर में कहा कि यह लड़ाई आरव लड़ेगा। सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सेक्ट मास्टर सच में आरव को लड़ने के लिए भेजेंगी। दूसरे हार भी जाते तो बात इतनी बड़ी नहीं होती। आखिर हेजल और पायल जैसे लोग कम से कम ग्रेट इमॉर्टल स्तर के थे, उनकी हार से सेक्ट की प्रतिष्ठा पर बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भेजना जिसके पास इमॉर्टल एसेंस तक नहीं है, ये तो सीधा मौत के मुंह में भेजना था। और सबसे बड़ी बात, आरव अब सेक्ट मास्टर का पर्सनल डिसाइपल था और भविष्य का सक्सेसर भी। अगर उसे कुछ हो जाता तो ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के लिए बहुत बड़ा झटका होता।
कई लोग मन ही मन सोच रहे थे कि क्या सेक्ट मास्टर को असली स्थिति का पता नहीं है या फिर वो आरव के पिछले तीनों परीक्षणों से भ्रमित हो गई है। लेकिन किसी में भी उनके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश थे, खासकर थर्ड पीक और फिफ्थ पीक के लोग। ग्रेस का असली मकसद यही था कि आरव को आगे धकेलकर मरवा दिया जाए। अगर आरव मर जाता तो पूरव के लिए फिर से मौका बन सकता था, और अगर वह नहीं भी मरता लेकिन बहुत बुरा प्रदर्शन करता तो सेक्ट मास्टर का ध्यान उससे हट सकता था। कुल मिलाकर हर किसी के मन में अलग अलग भाव थे, लेकिन आरव पूरी तरह शांत था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार की और जसवंत के सामने जाकर खड़ा हो गया। जसवंत जोर से हंस पड़ा। उसने आरव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उसे एक उंगली से भी मार सकता है और उसे एक चाल भी नहीं टिकने देगा। आरव ने शांत स्वर में कहा कि पहले कोशिश करके देख ले। इसके बाद उसने एक साधारण सा मुक्का चलाया। यह मुक्का देखने में बिल्कुल साधारण था। आसपास के लोग इसे देखकर सिर हिलाने लगे, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ग्रेस के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। पूरव और सचिन भी उत्साहित थे, उन्हें लगा कि अब आरव खत्म हो जाएगा। जसवंत ने अपने हेवन शेकिंग हैमर से बिजली का वार किया। भयंकर बिजली सीधी जाकर आरव के सीने पर गिरी। सबको लगा कि अब सब खत्म। लेकिन अगला दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। बिजली आरव पर गिरी, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरा मैदान सन्न रह गया। असल में आरव थंडर गॉड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का अभ्यास करता था, इसलिए बिजली उसके लिए लगभग बेअसर थी। जसवंत खुद भी चौंक गया, लेकिन उसे अभी भी भरोसा था कि आरव का हमला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी बीच आरव का मुक्का उसके सीने पर आकर लगा। मुक्का दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें भयंकर विनाशकारी शक्ति छिपी थी। यह एक्सटिंक्शन डिवाइन थंडर की शक्ति से भरा हुआ था। एक ही वार में जसवंत के सीने के अंदर की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और वह खून उगलते हुए पीछे गिर पड़ा। वो खड़ा होने की कोशिश करता रहा, लेकिन बिल्कुल असहाय हो चुका था। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब बेकार समझते थे, उसने एक ही मौके में ग्रेट इमॉर्टल को हरा दिया। ग्रेस, वनराज, पूरव, सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। यह नज़ारा उनकी समझ से परे था। आरव ने अपना हाथ पीछे खींचा और तिरस्कार से कहा कि सामने वाला सिर्फ बातें करता है, असली ताकत तो है ही नहीं। धत, ये कैसे संभव है? राशि का अपना कल्टिवेशन कभी भी पर्याप्त नहीं रहा था, और वह हर बार मुकाबलों में हारती रही थी। बाद में उसने अपनी रणनीति बदल दी और पूरी ताकत 3 शिष्यों को तैयार करने में लगा दी, ताकि उनके जरिए अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सके। जहां वनीटा को पूरे सेक्ट के 30,000 शिष्यों का ध्यान रखना पड़ता था, वहीं राशि को सिर्फ 3 लोगों को प्रशिक्षित करना था, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से बड़ा फायदा मिला। 300 साल की मेहनत के बाद आज उसने ये परिणाम हासिल किया था। उसे पूरा विश्वास था कि वह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के युवा शिष्यों को पूरी तरह कुचल देगी और विनीता को अपमानित करेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसका ग्रेट इमॉर्टल शिष्य एक ऐसे व्यक्ति से हार जाएगा जिसे सब बेकार समझते थे। जसवंत शर्म से सिर झुकाकर मास्टर ही कह पाया, लेकिन राशि ने उसे बेकार कहकर लात मारकर अलग कर दिया। उसके लिए ये शिष्य सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के औजार थे, और जब वे काम नहीं आए तो वह बिल्कुल निर्दयी हो गई। इसके बाद उसने दूसरे शिष्य को बुलाया, लाल वस्त्र पहने एक युवक, जिसके शरीर से तीव्र अग्नियाभा निकल रही थी। ये केजरीवाल था, जिसकी ताकत जसवंत से कहीं अधिक थी और वह मिड स्टेज ग्रेट इमॉर्टल तक पहुंच चुका था। ये देखकर ग्रेस और बाकी लोग थोड़े निश्चिंत हुए। उन्हें लगा कि इस बार आरव बच नहीं पाएगा, क्योंकि इमॉर्टल्स की वर्ल्ड में असली चीज ताकत ही होती है। केजरीवाल ने आत्मविश्वास से कहा कि वह आरव का सिर मरोड़ देगा। उसने अपना नाम बताते हुए उसे मरने से पहले याद रखने को कहा, लेकिन आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह खुद जाकर किंग ऑफ हेल को बता दे। इतना कहकर उसने बिना देर किए हमला कर दिया और फायरी पाम का प्रयोग किया। उसकी हथेली से 2 अग्निड्रैगन निकले और गरजते हुए केजरीवाल की ओर बढ़े। ये देखकर पूरव और बाकी लोग हंस पड़े। उनके हिसाब से एक फायर एट्रीब्यूट इमॉर्टल पर आग से हमला करना मूर्खता थी। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उन अग्निड्रैगनों के भीतर थॉर्स एरो का सूक्ष्म रूप छिपा हुआ था।
आरव ने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। मिड स्टेज ग्रेट इमॉर्टल को हराने के लिए इतना ही काफ़ी था। केजरीवाल ने हंसते हुए उन आग के ड्रैगनों को आसानी से तोड़ दिया, लेकिन उसी क्षण 2 सूक्ष्म बिजली के तीर उसकी हथेलियों में घुस गए। अचानक उसका शरीर सुन्न पड़ गया। बिजली और विनाशकारी शक्ति ने उसके शरीर के अंदर की नसों को तहस-नहस कर दिया और वह खून उगलते हुए वहीं ढह गया। अब उसे समझ आया कि जसवंत इतनी आसानी से क्यों हार गया था। वह खुद भी उसी हालत में पहुंच चुका था। इतनी गंभीर चोट के बाद उसे ठीक होने में महीनों लगने वाले थे। हालांकि आरव ने जानबूझकर उसे नहीं मारा था। राशि और वनीता के बीच पुराने संबंधों को देखते हुए वह सीमा पार नहीं करना चाहता था, वरना थॉर्स एरो की असली ताकत उसे वहीं खत्म कर देती। दूसरी बार एक ग्रेट इमॉर्टल के गिरने से पूरा मैदान फिर से स्तब्ध हो गया। अब इसे सिर्फ चालाकी या किस्मत नहीं कहा जा सकता था। सभी की नज़रें आरव पर टिक गईं। वह पूरी तरह रहस्यमय लग रहा था। तभी बबीता ने जोर से चिल्लाकर बिग ब्रदर वेल डन कहा और 9th पीक के शिष्य खुशी से झूम उठे। देखते ही देखते पूरा फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट गूंज उठा। अब आरव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सेक्ट की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका था। इसलिए 3rd पीक और 5th पीक के लोग भी अनिच्छा से उसकी जीत पर खुश हो रहे थे। लेकिन पूरव, ग्रेस और उनके लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्होंने सोचा था कि यह लड़ाई आरव के अंत का कारण बनेगी, लेकिन उल्टा वही सब पर भारी पड़ रहा था। पलक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव ने एक बार फिर उसे निराश नहीं किया। राशि अब पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उसने केजरीवाल को भी लात मारकर दूर फेंक दिया और चीखते हुए अपने अंतिम शिष्य को बुलाया, अजूर। उसके चेहरे पर पागलपन और हत्या की भावना साफ दिखाई दे रही थी। उसने आदेश दिया कि इस बार बिना कोई मौका दिए तुरंत आरव को मार डाला जाए। अजूर, जो उसका सबसे शक्तिशाली शिष्य था और लेट स्टेज ग्रेट इमॉर्टल तक पहुंच चुका था, तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक प्रहार किया। उसकी हथेली से एक विशाल ऊर्जा का हाथ बना, जिसने आसपास की जगह को हिलाकर रख दिया। अजूर ने जरा भी दया नहीं दिखाई। एक लेट स्टेज ग्रेट इमॉर्टल होने के नाते उसकी पूरी ताकत भयंकर और हिला देने वाली थी। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोग एकदम सतर्क हो गए। हर किसी की आंखें फैल गईं। आरव ने लगातार 2 मुकाबले जीत लिए थे, लेकिन उसकी असली ताकत क्या है, कोई नहीं समझ पाया था। अब सवाल था, क्या वह एक लेट स्टेज ग्रेट इमॉर्टल के हमले को झेल पाएगा? पूरव, सचिन और बाकी लोग मन ही मन चिल्ला रहे थे, मर जा। लेकिन उसी क्षण एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। हवा में बना हुआ विशाल ऊर्जा का हाथ जमीन तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया। उसी पल आरव उछलकर आगे बढ़ा और अजूर के सीने पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। पुफ! खून की एक धार निकली और अजूर कई दर्जन मीटर दूर जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। एक ही वार में हार, लेकिन जैसा सबने सोचा था, वैसा नहीं हुआ। हारने वाला आरव नहीं, बल्कि अजूर था। आरव ने अपने मुके को देखा और उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि एक्सटिंक्शन गॉड फिस्ट और डिवाइन सेंस ब्लेड का मेल इतना ताकतवर है कि ग्रेट इमॉर्टल भी उसका सामना नहीं कर सकता। उसकी मानसिक शक्ति अब ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह आसानी से सामने वाले की चेतना को तोड़ सकता था। और अगर मानसिक शक्ति न भी होती, तब भी उसका मुक्का अकेले ही काफी था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ग्रेस की आंखें सिकुड़ गईं। उसके अंदर एक डर पैदा हो चुका था। ये लड़का वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखता है। ये सब एक भ्रम है, एक चाल है। उसे अब समझ आया कि आरव हमेशा से अपनी ताकत छिपा रहा था। पायल, हेजल और बबीता की आंखों में अब सिर्फ सम्मान और उत्साह था। उन्होंने सोचा था कि आरव सिर्फ एक महान चिकित्सक है, लेकिन अब सामने आया कि वह उतना ही खतरनाक योद्धा भी है। मैं तुम्हें मार डालूंगी, सबसे ज्यादा क्रोधित राशि थी। उसने 300 साल की मेहनत से 3 शिष्यों को तैयार किया था, लेकिन वे एक एक करके हार गए, और वह भी ऐसे व्यक्ति से जिसे सब बेकार समझते थे। गुस्से में उसने खुद हमला कर दिया। उसकी ताकत पहले तीनों से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि पलक से भी ऊपर। आरव इस स्तर के सामने बिल्कुल असहाय था। उसके पास कई तरीके थे, लेकिन इस अंतर को पार करना असंभव था। तभी एक पतली आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई, वनीता। उसने हल्के से हाथ हिलाया और राशि को सैकड़ों फीट दूर उड़ा दिया। तुम सोचती हो मैं यहाँ नहीं हूँ? उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी।
राशि गुस्से से कांप उठी, लेकिन साथ ही उसे एहसास हो गया कि इन 300 सालों में भी वह विनीता के बराबर नहीं आ पाए, बल्कि अंतर और बढ़ गया है। वनीता ने शांत स्वर में कहा कि उसने पहले ही शर्त रखी थी, अगर उसके शिष्य हार गए तो वह दोबारा फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में कदम नहीं रखेगी। राशि दांत पीसते हुए बोली, तुम बस इंतजार करो, मैं एक दिन ये सेक्ट वापस ले लूंगी। इस बार वनीता की आभा फट पड़ी, उसकी हत्या की इच्छा आसमान छूने लगी। यह आखिरी बार है, अगली बार आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी शक्ति से आसपास के सभी लोग कांप उठे। आरव भी हैरान था, क्या यही इमॉर्टल किंग का स्तर है? अगर उसका गुरु इतना शक्तिशाली है तो उसके दुश्मन कितने भयानक होंगे? राशि अब और नहीं रुकी, वह अपने तीनों घायल शिष्यों को लेकर तुरंत भाग गई। वनीता ने सबकी ओर देखा, अब भी किसी को आपत्ति है कि आरव मेरा पर्सनल डिसाइपल बने? सभी ने एक साथ घुटनों पर झुककर कहा, सेक्ट मास्टर महान हैं। अब कोई संदेह नहीं बचा था, आरव ने अपनी ताकत से सबको जीत लिया था। इसके बाद भव्य गुरु शिष्य समारोह हुआ और आरव आधिकारिक रूप से वनीता का शिष्य बन गया, पूरे सेक्ट का मुख्य शिष्य और भविष्य का सक्सेसर। समारोह के बाद सबको जाने का आदेश दिया गया। अंत में केवल आरव रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था, आज उसने बहुत कुछ उजागर कर दिया है। उसकी असली ताकत, उसके कौशल, क्या उसका गुरु सब समझ गया होगा? लेकिन वनीता ने कोई सवाल नहीं किया। कल मेरे पास आना, उसने बस इतना कहा। आरव चौंक गया। उसने खुद ही पूछ लिया, मास्टर, क्या आप मुझसे कुछ पूछेंगी नहीं? उत्तर आया, तुम्हारी छोटी मोटी चीज़ों में मुझे क्या दिलचस्पी? आरव के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। क्या सच में उसकी नज़र में ये सब मामूली है, या वह सब कुछ पहले से जानती है? उसने थोड़ा टटोलने के लिए पूछा, आज आपने मुझे लड़ने भेजा, आपको डर नहीं लगा कि मैं हार जाऊंगा? वनीता ने शांत स्वर में कहा, जिस तरह तुमने आइस डोम एम्पायर में व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड पर हमला किया था, उसके बाद मुझे किसी ग्रेट इमॉर्टल से डरने की जरूरत नहीं लगी। ये सुनकर आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आइस डोम एम्पायर की वह घटना वहां कोई और था ही नहीं, तो फिर सेक्ट मास्टर को ये कैसे पता चला? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी मोटी चालें मुझे बेवकूफ़ बना देंगी? हालांकि वह क्रिस्टल मास्क पहने हुई थी, फिर भी आरव को साफ महसूस हो रहा था कि विनीता की आंखों में हल्की ठंडी मुस्कान है। तुमने कब इमॉर्टल एसेंस कन्वर्ट किया, जीनत की कल्टिवेशन कैसे बढ़ाई, ये सब मुझे पता है। तुम्हारी एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन, वह गॉड जो बिजली को अब्जॉर्ब करता है, थंडर गॉड बॉडी टेम्परिंग टेक्निक से बना तुम्हारा शरीर, यहाँ तक कि तुम्हारे स्पेस में मौजूद वह लिटिल फेरी बीस्ट भी, ये सब मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है। आरव के शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके इतने सारे राज किसी और के सामने इतने साफ तरीके से खुल चुके हैं। वह हैरान भी था और उलझन में भी। सेक्ट मास्टर को ये सब कैसे पता चला? क्या वह उसका पीछा कर रही थी? लेकिन यह संभव नहीं लग रहा था। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ये छोटे छोटे राज मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी और इन्हें छिपाना चाहती थी, लेकिन आज राशि खुद सामने आ गई। वैसे ये बुरा भी नहीं हुआ। कल्टिवेशन की वर्ल्ड में ताकत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम अपनी असली ताकत नहीं दिखाओगे तो चीफ डिसाइपल की कुर्सी पर बैठकर भी लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। इतना कहकर विनीता ने हाथ हिलाया, अब जाओ, पहले अपने बाकी काम निपटाओ, फिर कल मेरे पास आना। जी मास्टर, आरव ने आदर से झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गया, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। अगर वनीता ने सिर्फ ये पहचान लिया होता कि वह अपनी ताकत छिपा रहा है, तो ये समझ में आता, आखिर वह सेलेस्टियल किंग स्तर की विशेषज्ञ है, और इतनी बड़ी ताकत के सामने उसकी छिपाने की तकनीक काम न करे, ये सामान्य बात है। लेकिन उसकी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन तक का पता होना, ड्रैगन किंग पैलेस और हिमानी तक की जानकारी होना, ये सब उसकी समझ से बाहर था। लगता है मेरा मास्टर सच में बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय है। उसने सिर हिलाया और सोचना छोड़ दिया। उसकी आदत थी कि जो बात समझ ना आए, उसे ज़्यादा देर तक दिमाग में न रखे। रास्ते में जो भी डिसाइपल मिलता, झुककर प्रणाम करता। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वह 9th पीक का सीनियर डिसाइपल था, लेकिन अब पूरे सेक्ट का चीफ डिसाइपल बन चुका था। एंशंट मेडिसिन क्लिनिक पहुंचने पर उसने देखा कि वहां पहले से सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। अलग-अलग पीक्स के मास्टर्स और कई बड़े लोग आए हुए थे।
पहले वो इन सबको देखकर झुकता था, लेकिन अब हालात उल्टे थे। उसकी पहचान अब सेक्ट लीडर के पर्सनल डिसाइपल और स्पिरिट मेडिसिन हॉल के मास्टर की थी। काफी देर बाद जब सब लोग चले गए तो वहां सिर्फ जीनत रह गई। बाकी 3 कहाँ हैं? जीनत ने कहा, उन्होंने पिल्स लेकर कल्टिवेशन के लिए सेक्लूजन ले लिया है। आज की लड़ाई का उन पर गहरा असर पड़ा था, इसलिए हेजल, पायल और बाकी सभी तुरंत साधना में लग गए। ठीक है, हम भी कल्टिवेशन करते हैं। आरव उसे उठाकर कमरे में ले गया। उसकी कल्टिवेशन अब गोल्डन इमॉर्टल के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, इसलिए दोनों साथ में आगे बढ़ सकते थे। 2 घंटे बाद जीनत अपनी कल्टिवेशन को स्थिर करने लगी और आरव ड्रैगन किंग पैलेस में चला गया। वहां उसने हिमानी को देखा, जो पूरी तन्मयता से गेम खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गेम नीचे रख दिया और उदास हो गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? हिमानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, मैं हार गई। मैं फर्स्ट लेवल भी क्लियर नहीं कर पा रही। आरव चुप हो गया। इमॉर्टल रेल्म में आने के बाद भी यह लड़की गेम में उतनी ही कमजोर थी। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। हिमानी ने मुट्ठी बांधी। हाँ, कुछ महीनों में मैं सेकंड लेवल तक पहुंच जाऊंगी। आरव ने विषय बदला। बताओ, इमॉर्टल रेल्म में आने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? हिमानी उसके कंधे पर सिर रखकर बताने लगी। वह सीधे डेमन रेल्म पहुंची थी, जहां ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं। अगर जल्दी किसी बड़े ग्रुप में शामिल न हो तो जीवित रहना मुश्किल होता है। लेकिन वह आरव से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और ह्यूमन क्षेत्र की ओर निकल पड़ी। बाहर निकलते ही उस पर एक विशाल भालू ने हमला कर दिया, लेकिन एक बेहद सुंदर महिला ने उसे बचा लिया। बहुत सुंदर महिला? आरव ने पूछा। वह इंसान थी? नहीं, वह भी डेमन बीस्ट थी, लेकिन वह इंसान का रूप ले सकती थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। हिमानी ने हंसते हुए कहा। आरव, आप उससे शादी कर लो ना। आरव चुप रह गया। वह समझ गया कि वह कोई सामान्य अस्तित्व नहीं है। इंसानी रूप लेने वाला डेमन बीस्ट कम से कम 10वें स्तर का होता है। हिमानी ने आगे बताया कि बाद में वह 2 वुल्व्स से बचते बचाते एक एंशंट खंडहर में पहुंची, जहां उसे एक एंशंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस मिली। उसे ड्रैगन सोल मिला और ड्रैगन ब्लड भी, जिससे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। वह खुशी से बोली, आरव, अब मैं 6th टियर डेमन बीस्ट हूँ। अब मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ। फिर अचानक मुस्कुराकर बोली, लेकिन वह बड़ी बहन अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आप उसी से शादी कर लो, वह हम दोनों की रक्षा कर सकती है। वेल, आरव बोला, तुम फिर से बात घुमा रही हो। अपनी बात पर ही ध्यान दो। ओह। हिमानी ने मुंह फुलाया और आगे बोली, मेरे अंदर जो ड्रैगन सोल है वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अभी तक मैंने उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही अब्जॉर्ब किया है। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे डर था कि अगर मैं देर करूंगी तो आरव यहाँ आकर बुरे लोगों द्वारा परेशान किए जाओगे। इसलिए मैं डेमन रेल्म छोड़कर ह्यूमन रेल्म में आ गई। मैंने सुना था कि ब्लोसम हेवन में असेंशन हॉल है, इसलिए मैं यहीं रुक गई और तुम्हारा इंतजार करने लगी। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी तुम नहीं आए, उल्टा वे बुरे लोग आ गए। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे लोगों को देखते ही तुम्हें तुरंत निकल जाना चाहिए था। हिमानी ने मासूमियत से कहा, अगर मैं चली जाती तो क्या होता? अगर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते तो? अगर वे लोग तुम्हें परेशान करते तो? उसकी आंखों में सच्चाई और चिंता साफ झलक रही थी। आरव के दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। आगे से ऐसा मत करना। अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो पहले खुद को सुरक्षित रखना सीखो। ठीक है, समझ गई। फिर आरव ने पूछा, तुमने कहा कि ड्रैगन सोल अभी पूरा अब्जॉर्ब नहीं हुआ है? हाँ। हिमानी उत्साहित होकर बोली, अगर पूरा अब्जॉर्ब कर लूं तो शायद मैं उस बड़ी बहन जितनी ताकतवर हो जाऊं। और एक बात, आरव, जब आपने मुझे ह्यूमन फॉर्म दिया तब से अब्जॉर्प्शन की स्पीड बहुत बढ़ गई है। पहले के हिसाब से मुझे 6th लेवल तक पहुंचने में कई महीने लगते और पूरी तरह अब्जॉर्ब करने में 10 साल लगते। अब एग्जैक्ट समय नहीं पता, लेकिन स्पीड बहुत तेज हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आरव बोला, किसी भी जगह पर ताकत सबसे जरूरी होती है। तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। हिमानी ने सिर हिलाया, लेकिन इसमें मेरी मेहनत काम नहीं आती। ड्रैगन सोल अब्जॉर्ब करना अपने आप होता है।
हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं टेट्रिस खेलती हूँ तब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा तेज लगता है। आरव एकदम चुप रह गया। उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन सोचने पर कुछ हद तक सही भी लगी। जब हिमानी पूरी तरह फोकस्ड होती है तो शायद उसके शरीर और ड्रैगन सोल के बीच तालमेल बेहतर हो जाता है। ठीक है, तुम यहीं रहकर कुछ दिन खेलो, सही मौका मिलने पर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, आरव ने सावधानी से कहा। हालांकि सेक्ट मास्टर को उसके सीक्रेट स्पेस के बारे में पता था, लेकिन वह इसे सबके सामने नहीं ला सकता था। अगर अचानक एक लड़की प्रकट हो जाती तो शक होना तय था। खासकर ग्रेस और वनराज जैसे लोग उसे बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगते थे। हिमानी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम मुझे मिलने आते रहना। हाँ, मौका मिलने पर आता रहूंगा, वह फिर से उत्साहित होकर बोली। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुलाना, मैं उसे पीट दूंगी। ठीक है, आरव मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और ड्रैगन किंग पैलेस से बाहर आ गया। उधर जय फैंग पर विनीता और पलक साथ खड़ी थीं। पलक ने पूछा, सीनियर सिस्टर, आपने कंपटीशन जल्दी खत्म करवाया, क्या आपको पहले से उसकी ताकत का अंदाजा था? विनीता ने सिर हिलाया। हाँ, जब उसकी ताकत काफी हो चुकी थी तो इसे और खींचने की जरूरत नहीं थी। पलक हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला? वनीता हल्का सा मुस्कुराई और मास्क हटाया, उसका चेहरा बेहद सुंदर था। झांक कर, तुम भी तो उसे नहाते समय चुपके से देखती हो। सीनियर सिस्टर पालक का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म से वह नजरें नहीं मिला पाई और तुरंत बात बदल दी। वह अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही असेंडेड हुआ है, उसकी कल्टिवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? 300 साल में तैयार किए गए राशि के शिष्य भी उससे हार गए। वनीता का चेहरा गंभीर हो गया। अगर पहले कोई कहता कि वह 1000 साल में एक बार मिलने वाला जीनियस है तो मैं शक करती, लेकिन अब लगता है वह सच में वैसा ही है। उसकी ट्रिब्यूलेशन और उसकी स्पीड दोनों सामान्य नहीं है। पलक ने कहा, यह हमारे सेक्ट के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर उसने धीरे से पूछा, वनराज और ग्रेस का क्या करना है? क्या उन्हें पहले ही खत्म कर दें? विनीता ने सिर हिलाया। अभी नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और समय भी सही नहीं है। पलक चिंतित थी, लेकिन वे लोग चुप नहीं बैठेंगे, आगे भी चालें चलेंगे। विनीता के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। यही तो अच्छा है। आरव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह अच्छा भी है और खतरनाक भी। उसे असली अनुभव की जरूरत है। ये दोनों उसके लिए परफेक्ट ट्रेनिंग टूल्स हैं। पलक चौंक गई, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा, विनीता ने आत्मविश्वास से कहा। वह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और जब तक मैं हूं वे दोनों कुछ नहीं कर सकते। उधर थर्ड पीक पर ग्रेस और वनराज बैठे थे। वनराज गुस्से से बोला, हम दोनों उस लड़के के हाथों बेवकूफ बन गए। वह कोई कमजोर नहीं था, बस नाटक कर रहा था। ग्रेस की आवाज ठंडी थी। उसकी ताकत से ज्यादा डरावनी उसकी चालाकी है। इतनी कम उम्र में इतना दिमाग, हम ही उसके खेल का हिस्सा बन गए। अब जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें आरव की असली ताकत का एहसास हुआ। वनराज बोला, अब क्या करें? क्या मैं खुद उसे खत्म कर दूं? अगर वह सेक्ट लीडर बन गया तो हमारा क्या होगा? ग्रेस ने तुरंत मना किया। अभी कुछ मत करो, वह अब सेक्ट लीडर का पर्सनल डिसाइपल है। अगर तुमने कुछ किया तो पहले तुम्हारी जान जाएगी। वनराज थोड़ा शांत हुआ, तो फिर क्या करें? ग्रेस की आंखों में ठंडक चमकी। सहन करो, अभी बिल्कुल शांत रहो, मौका जरूर आएगा। वह लड़का मरेगा, लेकिन अभी नहीं। अगले दिन आरव ने एंशिएंट मेडिसिन क्लिनिक के सभी काम निपटाए और रेड पीक पर जाकर हॉल मास्टर के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। अंदर जाते ही वह चौंक गया। यहाँ का स्थान अत्यंत विशाल था। दूर तक माउंटेन, नदियाँ और प्रकृति फैली हुई थी, जैसे यह अपनी ही एक अलग वर्ल्ड हो। उसे तुरंत समझ आया कि सेक्ट मास्टर ने उसके छोटे से स्पेशल वर्ल्ड को क्यों खास महत्व नहीं दिया। यहाँ तो बड़े लोग ऐसे संसार आसानी से बना लेते हैं। हालांकि वह पूरी तरह सही नहीं था। इमॉर्टल रेल्म में छोटे स्पेशल वर्ल्ड्स आम बात हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन वर्ल्ड में वे बेहद दुर्लभ होते हैं। वनीता एक छोटी धारा के किनारे खड़ी थी, हाथ पीछे बंधे हुए। उसकी लंबी और सुंदर आकृति बेहद प्रभावशाली लग रही थी। वो मुड़ी, उसके चेहरे पर फिर से क्रिस्टल मास्क था। पूरे सेक्ट में पलक को छोड़कर किसी ने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा था।
उसने शांत स्वर में कहा, अब जब तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बन चुके हो, आज से मैं तुम्हें इमॉर्टल कल्टिवेशन की कला सिखाऊंगी। धन्यवाद मास्टर। आरव ने आदर से झुककर प्रणाम किया, लेकिन मन में वह पूरी तरह सहमत नहीं था। उसके पास पहले से एंशंट मेडिकल सेक्ट की इनहेरिटेंस थी, काउंटलेस टेक्निक्स और सीक्रेट मेथड्स उसके पास थे। केओस इमॉर्टल टेक्निक तो वर्ल्ड में दूसरे थी। पर्याप्त रिसोर्सेज हों तो उसकी कल्टिवेशन स्पीड बेहद तेज हो सकती थी। विनीता की तेज नज़रें उस पर पड़ीं, जैसे वह उसके मन को पढ़ रही हो। क्या तुम खुद को बहुत महान समझने लगे हो? फिर उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है? आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह घमंडी नहीं था, लेकिन उसे सच में कोई बड़ी कमी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ 1 महीने में वह लेट गोल्डन इमॉर्टल तक पहुंच चुका था। उसकी ताकत ऐसी थी कि वह हायर लेवल के ओपोनेंट्स को भी हरा सकता था। ऐसी स्थिति में उसे खुद में कोई बड़ी कमजोरी नजर नहीं आए। वनीटा ने कहा, तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए तुम्हारी फाउंडेशन अस्थिर है। ये भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या बनेगी। आरव ने हल्का विरोध किया, मास्टर, मैं मेडिसिन में प्रोफिशिएंट हूँ, मेरी फाउंडेशन मजबूत है। वनीटा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है सब ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ समस्या कहाँ है। इतना कहते ही उसका ऑरा बदल गया। उसकी शक्ति अचानक सिमटकर गोल्डन इमॉर्टल स्तर तक आ गई। आओ, तुम तो हायर लेवल ओपोनेंट्स को भी मार सकते हो, अब मुझ पर हमला करो। आरव थोड़ा हिचकिचाया, मास्टर, ये ठीक नहीं है, आप लेवल थोड़ा बढ़ा लें, बकवास बंद करो, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। आरव ने अब और संकोच नहीं किया। वह टेलीपोर्ट होकर तुरंत उसके पीछे पहुंचा और पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि कुछ गलत है। उसका मुक्का हवा में गया, सामने सिर्फ एक धुंधली छाया थी, और उसी क्षण उसके पीछे से एक जोरदार लात पड़ी। वह कई मीटर दूर जाकर पेड़ों से टकराया। उसका शरीर मजबूत था, इसलिए चोट नहीं लगी, लेकिन दर्द और अपमान दोनों महसूस हुए। वनीटा बोली, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। आरव उठा और इस बार बिना रोक टोक के एक्सटिंक्शन गॉड फिस्ट का प्रयोग किया। उसके मुक्के में भयानक थंडर पावर थी, लेकिन परिणाम वही रहा। उसने फिर सिर्फ एक शैडो को मारा और फिर से उसके पीछे से लात पड़ी। इस बार वह और दूर जा गिरा। आरव उठकर अपना सिर खुजलाने लगा। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये पूरी तरह से असहाय स्थिति थी। गुस्से में उसने फिर हमला किया। इस बार उसने डिवाइन सेंस ब्लेड भी इस्तेमाल किया। यह उसकी सबसे शक्तिशाली कॉम्बिनेशन अटैक थी। लेकिन फिर वही हुआ, उसका हर अटैक खाली गया और अंत में उसे फिर एक लात पड़ी। वह जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर, आपकी मूवमेंट टेक्निक बहुत खतरनाक है। वह निराश हो गया था। वनीटा बोली, अब समझ आया। आरव अभी भी थोड़ा जिद्दी था। ये सिर्फ मूवमेंट टेक्निक की वजह से है। वनीटा मुस्कुराई, ठीक है, इस बार मैं मूवमेंट टेक्निक नहीं इस्तेमाल करूंगी। तैयार हो जाओ, मैं हमला कर रही हूँ। आरव ने गहरी सांस ली और पूरी तरह सतर्क हो गया। तैयार हूँ जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखें फैल गईं। एक काली छोटी तलवार उसकी भौं के सामने तैर रही थी। वह इतनी तेज थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि हमला कब हुआ। उस तलवार से भयानक दबाव निकल रहा था। अगर विनीता चाहती तो वह उसी पल उसे मार सकती थी। तैयार नहीं थे। फिर से तलवार गायब हुई। आरव पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके खड़ा हो गया। अगले ही पल वही तलवार उसके गले पर थी। वह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। अगर यह असली लड़ाई होती तो वह अब तक मर चुका होता। उसने गहरी सांस ली। क्या भयानक स्वॉर्ड टेक्निक है। अब उसे सच में समझ आया कि उसकी मास्टर कितनी शक्तिशाली है। भले ही उसने अपनी कल्टिवेशन दबा दी थी, फिर भी वो उसके सामने कुछ नहीं था। वनीटा बोली, अब भी नहीं मानते? तुम्हें लगता है ये सिर्फ स्पीड है? चलो एक और तरीका देखते हैं। इतना कहकर उसने काली तलवार गायब की और अपने हाथ में हल्की नीली लंबी तलवार प्रकट की। वनीटा ने अपनी कलाई हल्के से घुमाई और उसकी नीली लंबी तलवार से एक अद्भुत स्वॉर्ड लाइट निकलकर फैल गई। लेकिन उसी क्षण आरव ने जो देखा वह डर या खतरा नहीं था, बल्कि एक अद्भुत सुंदरता थी। वह स्वॉर्ड लाइट इतनी प्यारी थी कि मानो किसी डिवाइन दृश्य का रूप ले चुकी हो। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस नीली रोशनी में खो जाए, उसमें डूब जाए और उसकी सुंदरता को पूरी तरह महसूस करे। उसके मन में एक अजीब सा एहसास उठा कि यह क्षण बहुत छोटा है। अगर अभी उसने इसे नहीं अपनाया तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा।
लेकिन अचानक उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति सक्रिय हो गई और वह होश में लौट आया। जब उसने दोबारा देखा तो वह सुंदर दृश्य गायब हो चुका था। अब एक नीली तलवार सीधे उसकी छाती पर टिकी हुई थी। आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये कैसी स्वॉर्ड टेक्निक थी जो सीधे मन को मोहित कर सकती थी। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये तो मानसिक कंट्रोल जैसा कुछ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर यह असली लड़ाई होती तो वह उसी पल मर चुका होता। गुरुओं की लड़ाई में एक पल की चूक भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देती है, और यह टेक्निक तो उसी एक पल को छीन लेती है। वनीटा ने तलवार वापस रखी और शांत स्वर में पूछा, अब भी यकीन नहीं हुआ? आरव ने तुरंत झुककर कहा, शिष्य पूरी तरह आश्वस्त है, कृपया मुझे सिखाए मास्टर। अब उसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। उसे साफ समझ आ गया था कि उसकी पिछली जीतें इसलिए थीं क्योंकि उसने अभी तक असली ताकतवर लोगों का सामना नहीं किया था। वनीटा बोली, मैंने कहा था कि तुम्हारी फाउंडेशन कमजोर है, क्योंकि तुम्हारे पास असली लड़ाई का अनुभव बहुत कम है। तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए तुमने बहुत कम दुश्मनों का सामना किया है। तुम्हारी लाइटनिंग टेक्निक और मेंटल अटैक तभी काम करते हैं जब सामने वाला तैयार न हो। अगर सामने वाला सावधान हो तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। आज तुमने राशि के तीनों डिसाइपल्स को हराया, लेकिन वह उनकी लापरवाही और तुम्हारे छल का परिणाम था। अगर वे तैयार होते तो मरने वाला तुम होते। आरव चुप रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जीत सच में चालाकी और सरप्राइज अटैक पर आधारित थी। वनीटा ने आगे कहा, अब जब तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम्हें सही तरीके से प्रशिक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। आज से तुम मेरे साथ कल्टिवेशन करोगे। हम मूवमेंट टेक्निक से शुरुआत करेंगे। तुम्हारी टेक्निक बुरी नहीं है, लेकिन बहुत साधारण है। सिर्फ तेज होना पर्याप्त नहीं है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। टेलीपोर्टेशन भले ही कल्टिवेशन वर्ल्ड में बहुत पावरफुल था, लेकिन इमॉर्टल रेल्म में ये पर्याप्त नहीं था। वनीटा ने पूछा, क्या तुम जानते हो, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट नाम का अर्थ क्या है? आरव ने सिर हिलाया, नहीं मास्टर। वनीटा बोली, हमारा सेक्ट स्वॉर्ड कल्टिवेशन पर आधारित है, इसलिए स्वॉर्ड सेक्ट कहलाता है। लेकिन फ्लोइंग लाइट का असली अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे सेक्ट की एक गुप्त मूवमेंट टेक्निक से आया है, जिसका नाम है फ्लोइंग लाइट एंड फ्लीटिंग शैडो। आरव ने तुरंत पूछा, क्या वही टेक्निक थी जो आपने अभी इस्तेमाल की? वनीटा ने सिर हिलाया, ये हमारी सबसे उच्च स्तर की मूवमेंट टेक्निक है। ये सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष गुण है, ये लाइट, शैडो और ऑरा छोड़ सकती है। तुम्हारा असली शरीर आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे इल्यूजन रह जाता है जो दुश्मन को भ्रमित करता है। तुम चाहो तो उसी समय हमला कर सकते हो, या बच सकते हो, या पलटवार कर सकते हो। आरव को तुरंत समझ आ गया। अभी उसने खुद इसका अनुभव किया था। उसे लगा था कि उसने हमला किया है, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन था। ये टेक्निक किसी भी क्लोन टेक्निक से कई गुना ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसमें असली और नकली का फ़र्क समझना लगभग असंभव था। मास्टर, कृपया मुझे ये सिखाए। अब वह बेहद उत्साहित था। उसे पता था कि यह सीखने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वनीटा ने अपनी उंगली से एक प्रकाश किरण निकाली जो आरव के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। तुरंत ही उसके दिमाग में काउंटलेस कल्टिवेशन मेथड्स और रूट्स भर गए। साथ ही वनीटा ने उसकी इमॉर्टल एनर्जी को गाइड करते हुए उसे सही तरीके से सर्कुलेट करना सिखाया। कुछ ही क्षणों में पूरा टेक्निक उसके भीतर स्थापित हो गया। वनीटा ने कहा, यह हमारी सेक्ट की सबसे मूल्यवान टेक्निक है। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सीखना बेहद कठिन है। तुम्हें इसे ध्यान से समझना होगा। आरव ने आंखें खोलीं और उत्साहित होकर कहा, मास्टर, मैंने इसे पूरी तरह समझ लिया। वनीटा ने नाराज होकर कहा, अहंकार मत करो। इतनी जल्दी कोई इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। अगर सच में समझ लिया है तो दिखाओ। आरव ने आंखें बंद की, टेक्निक को मन में दोहराया और अचानक उसका शरीर हिल गया। एक पल में वह 10 फीट दूर पहुंच गया। पीछे उसकी हल्की सी शैडो रह गई, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। वह थोड़ा लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। उसने सिर झुका लिया, मास्टर, मुझसे गलती हुई। मैं अहंकारी हो गया था। हालांकि उसने टेक्निक इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन वह अभी बहुत अधूरी थी। दूरी कम थी, बैलेंस खराब था और इल्यूजन भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसे लगा कि वह अभी बहुत पीछे है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विनीता उसके अंदर से पूरी तरह स्तब्ध थी।
ये टेक्निक सेक्ट की सबसे कठिन टेक्निक्स में से एक थी। पूरे सेक्ट में सिर्फ वही इसे पूरी तरह मास्टर कर पाई थी। पलक भी इसे पूरी तरह नहीं सीख पाई थी। लेकिन आरव ने इसे सिर्फ एक बार में समझ लिया और तुरंत इस्तेमाल भी कर लिया। भले ही यह पूर्ण नहीं था, लेकिन वह ऑलरेडी सही दिशा में पहुंच चुका था। यह ऐसा स्तर था जिसे कई लोग वर्षों की मेहनत के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। वनीता को पहली बार महसूस हुआ कि यह युवक सच में असाधारण प्रतिभा रखता है। आरव ने सोचा कि मास्टर उससे निराश है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मास्टर, मैं और अभ्यास करूंगा। फिर उसने दोबारा अभ्यास शुरू किया। एक बार, 2 बार, 3 बार। लगातार अभ्यास के बाद 10वीं बार में उसने टेक्निक को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया। अब उसका मूवमेंट पहले से स्थिर था, डिस्टेंस बढ़ गई थी और शैडो भी कुछ देर तक टिक रही थी। हालांकि वह अभी भी वनीता जितना परिपूर्ण नहीं था, लेकिन वह क्लियरली मास्टरी के करीब पहुंच चुका था। विनीता एक ओर खड़ी थी, चेहरे पर मस्क, उसका व्यक्तित्व पर्वत की तरह स्थिर और सागर की तरह गहरा था। लेकिन इस समय उसके भीतर गहरा तूफान चल रहा था। उसे साफ याद था कि इसी स्तर तक पहुंचने में उसे पूरे 10 साल लगे थे। तब उसके गुरु ने 3 दिन तक उसकी प्रशंसा की थी और उसे एक दुर्लभ प्रतिभा कहा था। लेकिन आरव ने वही स्तर कुछ ही समय में छू लिया। तो फिर यह युवक क्या है? सिर्फ प्रतिभाशाली, या प्रतिभाओं में भी सर्वोच्च? इस उपलब्धि ने पहली बार उसके मन को हिला दिया था। आरव धीरे से उसके पास आया और बोला, मास्टर, मैं अभी भी आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसके चेहरे पर हल्की निराशा थी। उसे लगा कि वह अभी बहुत पीछे है। विनीता ने शांत स्वर में कहा, अभ्यास पर ध्यान दो और अहंकार मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद विचलित थी। उसने 1000 साल की साधना से जो पाया था, आरव उसे कुछ ही अभ्यास में छूने की कोशिश कर रहा था। ये सोचकर ही उसे अजीब सा दबाव महसूस हुआ। आरव सच में ऐसा ही सोचता था, वह नाटक नहीं कर रहा था। उसकी ताकत एंशंट मेडिकल सेक्ट और ड्रैगन किंग पैलेस की इनहेरिटेंस से आई थी। केओस टेक्निक ने उसकी क्षमता को चरम तक पहुंचा दिया था। इसीलिए उसे लगता था कि सीखना उसके लिए आसान है। विनीता ने तुरंत विषय बदला। मूवमेंट टेक्निक यहीं छोड़ते हैं, अब मैं तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगी। वह ज्यादा देर तक उसी चीज पर नहीं रहना चाहती थी। उसे डर था कि आरव जल्द ही उसे पूरी तरह सीख लेगा। आरव ने सिर झुकाया, जी मास्टर, इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगा। विनीता ने हाथ घुमाया और वह काली छोटी तलवार उसके हाथ में आ गई। इस टेक्निक का नाम फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड है। ये हमारे सेक्ट की सर्वोच्च टेक्निक्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है। इसे रोकना लगभग असंभव है। इस तलवार का नाम साइलेंट डार्क मून है। आज से ये तुम्हारी है। आरव ने तलवार ली और तुरंत समझ गया कि यह मिड ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। इसकी सबसे खास बात थी कि इसमें कोई ऑरा नहीं था। आंख बंद करने पर इसका अस्तित्व महसूस ही नहीं होता था। हमले के समय भी यह किलिंग इंटेंट नहीं दिखाती थी। यह एक परफेक्ट असैसिनेशन वेपन थी। धन्यवाद मास्टर। आरव बेहद खुश था। वनीता ने फिर टेक्निक सिखाई। एक सफ़ेद प्रकाश उसकी भौं में गया और पूरी टेक्निक उसके दिमाग में भर गई। ये टेक्निक देखने में आसान लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह समझना बहुत कठिन है। इसे अच्छे से समझो और फिर दिखाओ। आरव ने आंखें बंद की। कुछ ही पल बाद उसने आंखें खोल दीं। मास्टर, मैं तैयार हूँ। विनीता अंदर ही अंदर चौंक गई, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मुझ पर इस्तेमाल करो। आरव ने तलवार उठाई। अगले ही पल तलवार गायब हो गई और सीधे विनीता के सामने प्रकट हुई। यह वार इतना तेज था कि सामान्य व्यक्ति उसे देख भी नहीं सकता था। लेकिन विनीता ने सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार को पकड़ लिया। बाहर से सब शांत था, लेकिन उसके भीतर फिर हलचल मच गई। यह वार उसके अपने स्तर से थोड़ा धीमा था, और इसमें हल्की आवाज भी थी। लेकिन फिर भी यह स्तर पाने में उसे 3 साल लगे थे। आरव बोला, मास्टर, अभी भी कमी है। उसे पता था कि वह पूरी तरह साइलेंट नहीं कर पाया। वनीता ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, समय के साथ सुधर जाएगा। इस टेक्निक के लिए स्वॉर्ड इंटेंट, स्पिरिचुअल पावर और इमॉर्टल एनर्जी का एक होना जरूरी है। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक सिखाऊंगी। इसका नाम है फ्लीटिंग ब्यूटी। इसमें स्पिरिचुअल पावर और स्वॉर्ड टेक्निक का मेल होता है।
ये दुश्मन के मन को भ्रमित करती है और उसी समय प्रहार करती है। उसने फिर टेक्निक सिखाई और आधे घंटे बाद बाहर निकल गई। बाहर पलक इंतजार कर रही थी। सीनियर सिस्टर, आपने उसे फ्लोइंग लाइट एंड शैडो सिखाया? उसने कुछ सीखा? वनीटा चुप रही और आगे बढ़ती रही। पलक चिंतित हो गई। क्या हुआ? क्या वह नहीं सीख पाया? वनीटा रुकी और उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें कोई बहुत पीछे छोड़ गया हो? पलक समझ नहीं पाई। सीनियर सिस्टर, इतनी जल्दी निराश मत होइए। वह धीरे धीरे सीख जाएगा। कुछ साल लगेंगे, लेकिन सीख जाएगा। विनीता ने गहरी सांस ली। मैंने उसे सिखाया और उसने सीख लिया। 10 दिन में वो बेसिक मास्टरी तक पहुंच जाएगा। पलक पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्या? उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? वनीटा ने शांत स्वर में कहा। उसने फ्लोइंग लाइट एंड शैडो, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड और फ्लीटिंग ब्यूटी तीनों सीख लिए, कुल मिलाकर सिर्फ 2 या 3 घंटे में। पलक के पास शब्द नहीं थे। उसे पहली बार समझ आया कि असली प्रतिभा क्या होती है। ये तीनों टेक्निक्स सेक्ट की सबसे कठिन टेक्निक्स थीं। एक को सीखने में सैकड़ों साल लगते हैं, और आरव ने तीनों कुछ घंटों में सीख लीं। वनीटा ने कहा, मैंने सोचा था कि 3 साल में उसे फ्लोइंग लाइट एंड शैडो सिखाऊंगी, 3 साल में फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड और 3 साल में फ्लीटिंग ब्यूटी। लेकिन अब देखो, 3 घंटे में ही सब कुछ हो गया। उसके चेहरे पर हल्की खींच थी। तुम जो उसे लाई हो, वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। वह ऐसा प्रतिभा है जो लाखों में भी एक बार मिलता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। फिर उसने धीमे स्वर में कहा। शायद इसी वजह से उसे एक्सटिंक्शन ट्रिब्यूलेशन झेलनी पड़ी। इतनी प्रतिभा को स्वर्ग भी सहन नहीं कर पाता। 3 दिन बाद वनीटा आरव को अपने सामने देखती रही और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। इस बार उसने फिर अपने इस शिष्य की प्रतिभा को कम आंका था। उसके हिसाब से कम 10 दिन लगते, तब जाकर वह बेसिक मास्टरी तक पहुंचता। लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे और आरव ने फ्लोइंग लाइट एंड शैडो के साथ साथ दोनों स्वॉर्ड टेक्निक्स को भी माइनर मास्टरी तक पहुंचा दिया था। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, ये तो प्रतिभाओं में भी असाधारण है। आरव को इन सब बातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह अपना प्रदर्शन करके आगे आया और बोला, मास्टर, मेरी प्रैक्टिस ठीक है ना? क्या मेरी प्रगति बहुत धीमी है? विनीता ने अपने अंदर के भावों को दबाते हुए कहा, ठीक है। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जो सिखाना था, सिखा चुकी हूँ। आगे की प्रगति तुम्हें खुद अपनी समझ और अभ्यास से करनी होगी। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसे महसूस हुआ कि मास्टर उसे बाहर भेजना चाहती है। और सच में वनीटा ने आगे कहा, तुम्हारी स्थिति अलग है। सेक्ट के अंदर रहकर तुम्हें ज्यादा लाभ नहीं होगा, तुम्हें बाहर जाकर अनुभव लेना चाहिए। आरव ने पूछा, मास्टर, मुझे कहाँ जाना चाहिए? वनीटा ने हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक सुंदर इनविटेशन कार्ड प्रकट हुआ। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑक्शन लू, यानी स्टार पिकिंग टावर। उसने कहा, 1 महीने पहले ऑक्शन लू से निमंत्रण आया था। नागपुर में एक उच्च स्तरीय ऑक्शन होने वाला है। कहा जा रहा है कि वहां कुछ दुर्लभ ट्रेजर्स होंगे, जिनमें इमैक्युलेट हेवनली बुक भी शामिल है। आरव ने नाम दोहराया, इमैक्युलेट हेवनली बुक, यह क्या है? वनीटा बोली, ये पूरे हेवनली रेल्म में एक अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु है। कहा जाता है कि इसमें सर्वोच्च कल्टिवेशन टेक्निक है। अगर कोई इसे पूरी तरह समझ ले, तो सीधे इमॉर्टल एम्परर तक पहुंच सकता है। आरव ये सुनकर चौंक गया। मास्टर, ये तो बहुत बड़ी चीज है। मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? और अगर मिल भी जाए, तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी ताकत अभी उस स्तर की नहीं है। ऐसी वस्तु हाथ में आने का मतलब होता है अनगिनत शक्तिशाली लोगों का पीछा करना। वनीटा ने शांत स्वर में कहा, इतनी जल्दी मत सोचो, पहले ये समझो कि यह चीज लोअर हेवन डोमेन में ऑक्शन में क्यों आ रही है। आरव ने थोड़ा सोचा और उसे तुरंत बात समझ आने लगी। अगर यह सच में इतनी शक्तिशाली होती, तो ये कभी लोअर हेवन डोमेन तक नहीं पहुंचती। ऊपर के शक्तिशाली लोग इसे पहले ही ले जाते, और अगर यह यहाँ आए भी होती, तो विनीता खुद इसे लेने जाती। लेकिन वो खुद इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। इसका मतलब साफ था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, मास्टर, इसमें क्या रहस्य है?
वनीटर ने कहा, ये हेवनली बुक देखने में बहुत अद्भुत लगती है, लेकिन असल में ये बेकार है। फिर उसने विस्तार से समझाया, ये किताब लगभग 10,000 साल से इमॉर्टल रेल्म में घूम रही है। जब ये पहली बार आई थी, तब इसके लिए भयानक युद्ध हुए, अनगिनत शक्तिशाली लोग मारे गए। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि इसे पाने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। इमॉर्टल किंग्स और इमॉर्टल वेनरेबल्स तक इसे समझ नहीं पाए। आरव ने पूछा, क्या ये बहुत कठिन टेक्निक है? विनीता ने सिर हिलाया, नहीं। कहा जाता है कि इसे समझना आसान है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कुछ किया ही नहीं। कुछ लोगों ने इसे नकली भी कहा, और कुछ लोगों का मानना था कि असली तरीका अभी तक किसी को पता नहीं चला। आरव ने सोचा और कहा, क्या ये प्यो यिन या प्यो यांग बॉडी से जुड़ा हो सकता है? वनीटर ने कहा, ये सब पहले ही आजमाया जा चुका है, यहाँ तक कि यूनक्स ने भी इसे आजमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरव अब समझ गया कि यह मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। 10,000 साल में काउंटलेस जीनियसेस इसे नहीं समझ पाए, तो उसके लिए भी यह आसान नहीं होगा। वनीटर ने आगे कहा, धीरे धीरे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट खो दी। जो इसे पाते थे, वे इसे ऑक्शन में बेच देते थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद रखते हैं और इसे खरीद लेते हैं। इस तरह ये बार बार ऑक्शन में आती रही है। पहली बार इसकी कीमत 1 बिलियन हाई ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थी, फिर यह गिरती गई। अब लोअर हेवन डोमेन में इसकी कीमत कुछ मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स तक आ गई है। इस बार इसकी स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन है। आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर, इतने सालों में कोई इसे समझ नहीं पाया। आपको लगता है मैं इसे समझ लूँगा? बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इसके आगे के एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा, यूट्यूब के आगे के एपिसोड वहाँ पर मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। 3-4 सीरीज़ के डालूँगा, और मैं उधर नहीं और रूथलेस तो कंफर्म में वहाँ पर अपलोड करूँगा सेपरेट सीरीज़ में। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सागा सीरीज़ में एप्लीकेशन में अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा काम ख़त्म हो चुका एप्लीकेशन का, 1-2 दिन में बढ़िया अपडेट एक आ जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पर डालना शुरू कर दूँगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एपिसोड इसके आगे के यूट्यूब के। और स्टार्टिंग के एपिसोड का भी मैं अपलोडिंग का एक पर्सन हायर कर रखा है मैंने, अब वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एपिसोड 1 से वो डेली अपलोड करता रहेगा 20-20 मिनट के, एंड और कंप्लीट कर देगा सीरीज़। अच्छी वॉइस होगी वाली स्टार्टिंग से एपिसोड की। बाकी जिसको इसके आगे के एपिसोड सुनना है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर एपिसोड नंबर के बाद में वहाँ पर वो टाइटल लिख दूँगा मैं, तो वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। और डेली एपिसोड यहाँ पर भी मैं इसको शेड्यूल करूँगा, तो यहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा और वहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा। दोनों जगह आपको डेली एपिसोड 30 मिनट के आएंगे एपिसोड सारे, वो आपको मिल जाएंगे देखने को।